हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। और इसका टॉपिक है क्या, आप देख ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। अब देखो, इससे पहले आपने क्लास 6 में पढ़ा है ना। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने क्या पढ़ा था, एंशंट इंडिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और एंशंट इंडिया में आपने पोस्ट गुप्त पीरियड तक पढ़ा हुआ है ना, हर्षवर्धन वगैरह तक। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस बुक में 700 से लेकर के 1750 के बीच में इंडियन हिस्ट्री जो हुई है उसको हम बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और इस फेज में आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। सोशली कल्चरली काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसी पीरियड में कहीं ना कहीं मुस्लिम्स इंडिया में आबादी बढ़ती है, हाँ। और ज़्यादातर जो रूलर आएंगे वो भी आपके मुस्लिम्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस्लाम का बहुत इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे दिखता है हमें, एज कम्पेयर टू जो पुरानी एंशंट इंडिया में आपने देखा था हिंदुज्म का ग्रोथ पूरा, उसके कंट्रास्ट में यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं इस्लाम का यहाँ पे एक्सपेंशन देखोगे इंडिया में, हाँ। और बहुत सारे रूलर्स थ्रू आउट मिडल पीरियड मोस्टली आपके जो है इस्लामिक रिलीजन से आएंगे आपके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पहला। यहाँ पे देखो, एक मैप दिखाया हुआ है आपके यहाँ, है ना। एक ये वाला मैप और एक ये वाला मैप, दो मैप। अब आप देखो, इस वाले मैप से कहीं लग रहा है ये इंडिया ऐसा मैप है, इंडिया दिख रहा है यहाँ कहीं भी, पता ही नहीं चल रहा है इस मैप में, है ना। और ये वाले मैप में कहीं ना कहीं साफ साफ इंडिया का जो प्रेजेंट हम पढ़ते हैं मैप, वो साफ साफ दिख रहा है ना। इंडिया, श्रीलंका पूरा दिख रहा है, साउथ इंडिया बड़े अच्छे से दिख रहा है। और बाकी डिटेल्ड में दिया हुआ है बहुत कुछ, अगर आप जूम करके देखोगे ढंग से तो आपको दिखेगा, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे अजमेर लिखा हुआ ये है ना, जहाँ पे मेरा ये है। फिर आप देखो, मतलब है बहुत सारी चीजें, आप देख लोगे आपको दिखेगा डिटेल में। मेरे को दिक्कत हो रही है एक्चुअली, मैं दिखाता हूँ। ये गुजरात लिखा हुआ है ना, सूरत लिखा हुआ है उन्होंने, और ये अहमदाबाद लिखा हुआ है, ये ऐसी सारी चीजों जगहों के नाम भी लिखे हुए हैं ना। अब ये दोनों मैप में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मैं ये बता रहा था। देखो, पहला मैप जो है वुल अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने लिखा है, बनाया कब, 1154 में, ठीक। और दूसरा वाला बनाया एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने लगभग लगभग 1720 में, ठीक। तो दोनों में आपको साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है ना। अब दोनों को पढ़ने में भी बड़ा डिफरेंस आएगा। अब ये मैप अगर आप देखो तो इस मैप में ना, दिख तो रहा नहीं वैसे, इंडिया कहाँ है, साउथ में है, और श्रीलंका नॉर्थ में दिखाया गया है, ठीक है। जोग्राफर जिस एरिया से आया होगा उसने उसी हिसाब से मैप बना दिया, है ना। लेकिन एक्चुअली पोजीशन क्या है, श्रीलंका तो साउथ में है, इंडिया नॉर्थ में है। तो ये दोनों मैप में इतना ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। फिर उसके ऊपर से इसमें नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे, हाँ, अरेबिक में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। हालांकि नाम काफ़ी हद तक सेम टू सेम है, जो आज है वही तब भी था। जैसे कि कन्नौज लिखा हुआ है यूपी में, तो वो उसको कन्नौज उन्होंने स्पेलिंग में भी वही लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे इन दोनों का मकसद क्या है दिखाने का आपको, यहाँ पे मैप का मकसद ये है कि देखो, टाइम के साथ साथ ना, भले ही लोकेशंस और प्लेसेस तो वहीं के वहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो माउंटेन है, फॉर एग्जांपल आरावली हिल्स जो है, या नीलगिरी हिल्स हैं, या जो हिमालय हैं, वो आज से 1000 साल पहले भी वहीं थे, 1000 साल बाद भी वहीं रहेंगे, है ना। चेंजेस क्या होता है एक सोसाइटी में, आपका सोशल चेंजेस आते हैं, कल्चरल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं, है ना। और उसी पे हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री है क्या एक्चुअली में, हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, आप ये थोड़ी पढ़ रहे हो कि क्या क्या जोग्राफिकल चेंजेस आए। आप तो जो हिस्ट्री जो पढ़ रहे हो, आप ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, है ना। तो ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ रहे हो आप, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है और उनका क्या इम्पैक्ट रहा लाइफ पे, पीपल्स के, है ना। तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज पर टॉपिक आता। अब देखो क्या है, लैंग्वेज भी बदलती रहती है ना।
टाइम टू टाइम पे लैंग्वेजेस बदलते रहते हैं। जो मैं आपको बोल रहा था कि देखो ज्योग्राफिकल चीजें नहीं बदलती, बदलती क्या है, सोशल चीजें, इकोनॉमिक चीजें और पॉलिटिकल चीजें, ये सब चीजें बदलती रहती है। अगर सोशल में क्या बदलता है, सोशल में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस चेंज होती है ना, विद टाइम लैंग्वेज चेंज होती रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपकी बुक में बता रहा हुआ है कि मेडिवल एरा में जो पर्शियन लैंग्वेज यूज की जाती थी वो आज की मॉडर्न पर्शियन से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ ग्रामेटिकली डिफरेंस नहीं या वोकेबलरी में डिफरेंस नहीं, जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग भी बदलते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करें, हिंदुस्तान की बात की गई है ना, एक टर्म है, वर्ड है हिंदुस्तान। आज तो हम हिंदुस्तान का मतलब क्या लेते हैं, इंडिया, पूरा इंडिया का मैप आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना, और सारे उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, इकोनॉमिक है, सब आपको एक साथ आप देखोगे इसको, है ना, हिंदुस्तान के बारे वर्ड से। लेकिन जब मिनहाज मिनहाज ई सिराज एक राइटर था ये, ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में ऐसे ऐसे जा रहे हो, आपको राइटर्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। तो मिनहाज ए सिराज ने एक 13th सेंचुरी का एक राइटर था, ठीक है, उस वो जब किताब लिख रहा था पर्शियन में, तो उसने इस वर्ड को यूज किया था हिंदुस्तान में। तो उस समय वो हिंदुस्तान का मतलब लिखना चाह रहा था पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच की लैंड है, उस एरिया के बारे में वो लिखना चाह रहा था। ठीक है, उसने वो मेंशन किया, उस एरिया को हिंदुस्तान मेंशन किया। ठीक, क्योंकि उस समय सल्तनत काल में सिर्फ इतना ही एरिया था दिल्ली सुल्तान के अंडर में, लेकिन फिर वो धीरे धीरे एक्सपेंशन होता गया, दिल्ली सल्तनत के काल में ही एक्सपेंशन होता चला गया, और जो जो एरियाज उसके अंडर आते गए वो हिंदुस्तान के अंडर उस टर्म में आते गए, है ना। प्लस हिंदुस्तान वर्ड से साउथ इंडिया को कभी भी इंक्लूड नहीं कर रखा था, क्योंकि साउथ इंडिया कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से बहुत दूर था और वो उनके अंडर भी नहीं था काफी टाइम तक। ठीक, तो इस चलते इस हिंदुस्तान बोलने का मतलब साउथ इंडिया नहीं था सिराज के हिसाब से। ठीक, लेकिन अब देखो 16th सेंचुरी आते आते क्या होता है, बाबर ने भी वर्ड यूज किया हिंदुस्तान। अब वो यहाँ पे हिंदुस्तान वर्ड को यूज कर रहा है किस चीज के लिए, यहाँ की ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे जो फौना है, पेड़ पौधे मिलते हैं उनके बारे में, कल्चर के बारे में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के, पूरा पूरा सब कॉन्टिनेंट। अब बाबर पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट ले रहा है ना, इंडिया का मतलब सिर्फ इंडिया ही, जो आज का इंडिया है वो तो था ही, प्लस पाकिस्तान, प्लस बांग्लादेश, है ना, और प्लस म्यांमार भी, ये सब भी इंडिया में आते थे पहले। ठीक है, तो वो सारा डिस्क्राइब कर रहा है बाबर इस बारे में। फिर बाद में आमिर खुसरो ने यूज किया वर्ड हिंद। ठीक, अब वो भी किस बारे में कर रहा था, वो भी ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी इंडिया को मान रहा था, है ना। आज की डेट में आप इंडिया जब बोलते हो तो पॉलिटिकल और नेशनल एक दिमाग में आती है चीज, है ना, लेकिन तब सिर्फ कल्चरली हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे उस जमाने में, है ना, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी हमारी तब। हालांकि अशोक के अंडर में थी, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, है ना, गुप्त पीरियड में भी काफी हद तक थी, लेकिन फिर इन द मिडिवल प्री मिडिवल पीरियड में वो कहीं ना कहीं डिसएसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन फिर से बाद में एसोसिएट कर लिए जाएंगे जैसे जैसे आप ये 700 टू 750 के पीरियड की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कम आपकी बुक में दिया हुआ, तो मैं भी उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कोई बड़े एज का लड़का देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है ये टॉपिक को, तो उसे लग रहा होगा कि शायद मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी, आप ये सोचो कि आप क्लास 7 की बुक के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो, और ये वीडियो जो बन रहा है वो स्पेसिफिकली क्लास 7 के स्टूडेंट के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जब भी है ना, हिस्ट्री, अब क्या मकसद है इस बात का, क्यों हम ये बातें कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं वर्ड्स की, क्योंकि देखो आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, है ना, कि जो वर्ड वहां पे लिखा हुआ उसका मतलब क्या है। हाँ, अब आज की डेट में जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तब हो सकता है उस वर्ड का मतलब बदल चुका है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ उस जमाने में उस वर्ड का क्या मतलब था जब ये हिस्ट्री लिखी गई थी, है ना, क्योंकि देखो वही बता रहा है, टाइम टू टाइम वेरी करता जा रहा है एक ही वर्ड का मतलब। तो आपको एज अ हिस्टोरियन, अगर आप हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्रियन बनते हो, तो आप क्या करोगे, बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, है ना,
तो हर ऑथर का अपना कंसेप्ट होता है ना? उसने किसी पीरियड को या किसी वर्ड को इस तरीके से सोचा होगा और उसी को वो डिफाइन कर रहा है, तो वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक। इसी में एक और वर्ड हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एक वर्ड है फॉरेनर। ठीक है, फॉरेनर का मतलब आज की डेट में आप क्या समझोगे? जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर हो गया, सीधी सी बात है। चाहे वो पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, चाहे जर्मनी से हो, रशिया से हो, जापान से हो, कहीं से भी वो फॉरेनर है हमारे लिए, है ना? लेकिन मिडेवल पीरियड में फॉरेनर का क्या मतलब होता था? कोई भी जो उस गांव का नहीं है वो फॉरेनर है। ठीक है, जो उस सोसाइटी का नहीं है या कल्चर का नहीं है उसको फॉरेनर कहते थे। हिंदी में एग्जैक्टली फॉरेनर को परदेसी बोलते थे, है ना? तो एक सिटी वाले के लिए गांव वाले क्या हो गए? फॉरेनर हो गए, है ना? क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से हैं। ठीक। हम्म, अगला टॉपिक, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब देखो, अब आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ोगे? आपने देखा कि पुराने जमाने में, एंशंट इंडिया में, या फिर उससे भी पहले आप देखो, एंशंट हिस्ट्री की बात करेगा, मिडल पीरियड, नेलोथिक पीरियड वगैरह की, मेसोलिथिक पीरियड वगैरह, तो आप देखो उस जमाने में रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिले, है ना? क्योंकि उस जमाने में वो लोग क्या करते थे, रिटन नहीं था कुछ भी। इवन वैदिक कल्चर वगैरह भी था तो वो सिर्फ ओरल था, रिटन नहीं था, है ना? वैदिक कल्चर वगैरह, पोस्ट वैदिक कल्चर वगैरह, सब कुछ ओरल चला जा रहा था। और उसी तरीके से हिस्ट्री भी प्रिजर्व हो रही थी, सिर्फ ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से। लेकिन आप देखते हो कि जैसे जैसे आप मिडेवल हिस्ट्री में, मिडेवल पीरियड के बारे में पढ़ोगे, मिडेवल पीरियड में जब हम आते हैं 700 टू 750 पीरियड के बीच के जब हम देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि जो रूलर्स थे इस जमाने के, है ना, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री लिखवाई। स्पेशल स्पेशल लोगों को अपॉइंट करके हिस्ट्री लिखवाई गई। ठीक है, तो इससे कमिंग जनरेशन को बहुत मदद मिली, है कि नहीं? आज जो आप देखो, आप ये बुक पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि किसी ने बुक लिखी होगी मिलके, है ना? तो किसी ने बुक लिखी है तो भी तभी पढ़ पा रहे हो ना। और ये एनसीईआरटी है। अब कई रिफ्रेशर बुक होती हैं, अब जैसे जैसे बड़ी बुक, बड़ी क्लासेस में जाओगे, है ना, तो आपको कई सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री में। एक ही टॉपिक पर कई कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मिडेवल पीरियड में ही आपको हो सकता है 2-3 किताबें पढ़नी पड़े। एंशंट इंडिया पे भी 2-3 किताबें पढ़नी पड़े, मॉडर्न इंडिया पे भी 2-3 किताबें पढ़नी पड़े। हाँ, तो क्योंकि इतने सारे राइटर हैं, हर किसी का ओपिनियन अलग है हिस्ट्री के बारे में, है ना? कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ तो है नहीं ये सेम ही फॉर्मूला हर जगह लिखा हुआ होगा। हाँ, तो और सबकी एक ही जैसी वैल्यू होगी। ये तो क्या है, लिटरेचर। लिटरेचर अलग हुआ, ये फैक्ट्स है। लेकिन फैक्ट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है ना? आप क्या समझते हो? जैसे मैं ही आपको कुछ बता रहा हूँ और आप उस चीज को कितना समझ रहे हो, फिर अगर आप लिखोगे तो आप, ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट वही लिखोगे जो मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ। आप जब लिखोगे डेफिनेटली चेंज होगा उसमें, है ना? तो होता भी वही था। अब उस जमाने में क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेसेस भी नहीं होती थी, है कि नहीं? और पेपर अब रेडली अवेलेबल होने लग गया था मिडल पीरियड में कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो उस जमाने में क्या होता था कि जब राजा महाराजा क्या करते थे, रिकॉर्ड्स लिखवाने लग गए, है ना? जो रूलर्स थे उनकी बायोग्राफी वगैरह लिखी जाती थी, क्रॉनिकल्स लिखा जाता था उनके बारे में, लेटर्स होते थे उनके, है ना? जो उस जमाने में साधु संत हुए उनकी टीचिंग्स होती थी, उनको भी लिखा जाता था, है ना? और फिर डे टू डे रिकॉर्ड्स होते थे, बहुत सारे अकाउंट्स आप पढ़ोगे, बहुत टाइप के टैक्सेस वगैरह लगाए थे और उन टैक्सेस का रिकॉर्ड होता था पूरा। हम्म, और सजा देते थे, उन सजाओं की भी रिकॉर्ड होते थे, जुडिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह। ठीक, तो ये सारे का सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। ठीक है, ये इनको क्या बोला जाता था, मेन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता था इन सबको कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये मेन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कौन करता था बाद में, जब मतलब, अब देखो पुराने जमाने के जैसे ऐसे जाने लग गए, आज की डेट में भी कलेक्टर्स होते हैं ना, बहुत सारे पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो उस जमाने में भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करने वाले लोग होते थे। वो कौन थे? वेल्दी पीपल होते थे। वैसी बात है, पैसा लगता था इन चीज़ों के लिए। रूलर्स होते थे, जो राजा थे, वो खुद रिकॉर्ड रखवाते थे अपना, है ना? या मोनेस्ट्रीज रखती थी अपने पास रिकॉर्ड। जैसे क्यों रखती होंगी मोनेस्ट्री और टेम्पल को क्या जरूरत है रिकॉर्ड्स रखने की? इसलिए क्योंकि उनको डोनेशन में बहुत सारी लैंड्स मिलती थी, कई बार विलेजेस दे देते थे रूलर्स,
तो अगर वो रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास तभी तो वो दिखा पाएंगे कि हाँ भाई ये लैंड हमारी है, हमें इससे टैक्स लेना है। ये सब कहाँ रखे जाते थे? उस जमाने में भी लाइब्रेरियां होती थी, आर्काइव्स होते थे। ठीक। तो इनमें से काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स बच भी गई हैं, आप चाहो तो उनको पढ़ भी सकते हो, अवेलेबल होती हैं, है ना, पब्लिक लाइब्रेरीज में जाकर के देखो, मिलेंगी। अब उस जमाने में दिक्कत क्या थी इनके साथ, मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ, कि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, है ना, तो कैसे करते होंगे? अब आप जानते हो पेपर कुछ टाइम के बाद खराब होने लग जाता है, तो उस जमाने में स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स मतलब स्पेशलिस्ट होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे जो लिखते थे चीज़ों को, है ना, कॉपी करते थे, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना। ठीक है, आपने कभी कॉपी किया अपने फ्रेंड से? मान लो आप कभी बीमार पड़ गए, स्कूल नहीं जा पाए, आपको लिखना है ना, अपने फ्रेंड से कॉपी लिया आपने कि लाओ क्लास में जो हुआ मैं नोट्स बना लेता हूँ, है ना, मैडम ने जो करवाया या सर ने जो कराया। तो आप देखते हो, आप जब अपने फ्रेंड की भी कॉपी करते हो तो आपको कई बार ना फ्रेंड की हैंड समझ में नहीं आती है, आपको लगता है क्या लिखा होगा इसने, क्या लिखा होगा, फिर आप गैस करते हो और लिख देते हो, है ना, बट बाद में पता चलता है वो सही नहीं था आपका गैस। कई बार ऐसा भी होता है और कई बार आपका गैस सही भी होता है। वही चीज़ हुई उस जमाने में भी, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट तो लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल किसी राजा की बायोग्राफी लिखी गई, किसी ने लिखी, है ना, किसी एक स्क्राइब ने। अब वो धीरे धीरे खराब होने लग गई, अब दूसरा स्क्राइब बैठ के लिखना चालू करता है उसी को देख करके। लेकिन क्या होता है, उसको कई सारी उसकी राइटिंग नहीं समझ में आई, हो सकता है जो पहले वाला स्क्राइब था उसकी डेथ हो गई, तब कोई बताने वाला भी नहीं बचा, तो उसको जो सही लगा उसने लिख डाला, है ना, फिर तीसरा स्क्राइब आएगा, फिर चौथा स्क्राइब, ऐसे कॉपी टू कॉपी होती रहती है, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। तो हर कॉपी में आप देखोगे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आता चला गया होगा, क्योंकि हर किसी को एक दूसरे की कॉपी करनी थी। तो इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल थी और जो बाद में अवेलेबल हुई, उनमें बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को हमें मिल जाता था ओवर सेंचुरीज। ठीक, ठीक है ना। इवन यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बर्नी करके राइटर था, जियाउद्दीन बर्नी, बहुत ही फेमस राइटर है 14th सेंचुरी का, इसने बहुत सारी किताबें लिखी। उसने ना एक क्रॉनिकल लिखा था, पहला क्रॉनिकल उसने लिखा था 1356 में। ठीक है, उसके बाद 1358 में उसने फिर से क्रॉनिकल लिखा, मतलब सेम क्रॉनिकल को दोबारा से लिखा, और उन दोनों क्रॉनिकल में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन वो डिफरेंस हमें कब जाके पता चला? 1960 में। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला क्रॉनिकल था वो लाइब्रेरीज में कहीं ना कहीं दबा हुआ था, किसी को पता ही नहीं था उस बारे में। ठीक है, आप सोच के देखो, मुगल सॉरी मिडेवल पीरियड में इतनी ज़्यादा किताबें लिखी गई, इतनी ज़्यादा किताबें लिखी गई ना कि बस क्या बोला जाए। बहुत किताबें, आपको बहुत किताबों के नाम भी याद करने पड़ेंगे मिडेवल पीरियड की, अगर आप आगे चल के हिस्ट्री ही लेते हो। और कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में तो बहुत ज़्यादा आती है इन किताबों के नाम और इन राइटर्स के। तो अब आप धीरे धीरे इन राइटर्स को नाम याद रखना, प्लस इन्होंने कौन से बुक्स लिखी हैं वो जरूर याद रखना आप। ठीक, आज का तीसरा टॉपिक, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखो 700 और 1750 के बीच में ना बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी थे, कल्चरल चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो इस जमाने में पर्शियन व्हील आया जो इरिगेशन में यूज हुआ, स्पिनिंग व्हील आया जो कपड़ा बनाने में यूज आया, है ना, फिर फायर आर्म्स यूज होने लग गए लड़ाई में। पहले सिर्फ तीर धनुष होते थे, भाले वाले तलवार, अब यहाँ पे फायर आर्म यूज करने लगे, फायर आर्म क्या, तोप वोप यूज होने लग गई अब। ठीक, अब जब अलग अलग टाइप के लोग आएंगे अलग अलग जगह से, है ना, इस जमाने, इस पीरियड में ना लोग यूरोप से भी इंडिया में आए, लोग आपके अरब से भी इंडिया में बहुत आए। ठीक है, मिडिल ईस्ट जो है वहाँ से बहुत लोग आए। तो जब लोग आएंगे तो अपना खाना पीना लेके चलते हैं साथ में, है ना, उस जमाने में तो लेके ही चलते होंगे। और आप जान के हैरान रह जाओगे, ये पोटैटो वगैरह जो है ना, ये आपका पोर्तुगीज लोग लेके आए थे, पोटैटो, टी, कॉफी वगैरह, ये सब, है ना, ये लोग। और पोटैटो हुआ आपका, आपका ऑरेंजेस हुए, हाँ, और टोबैको हुआ, और ऐसी बहुत सारी चीजें, है ना, काजू हुआ, हम्म, और ग्रेप्स हुए, ये सब पोर्तुगीज लोग लेके इंडिया आए थे। हाँ,
इसी तरीके से कॉर्न, चिल्लीज, टी, कॉफी वगैरह ये सब भी बाहर से जो लोग इंडिया आए वो लोग अपने साथ लेके आए और वहाँ यहाँ ला करके उन लोगों ने कहीं ना कहीं उगवाया इंडिया में। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एक तो फेवरेबल कंडीशन नहीं, लैंड इतनी अवेलेबल नहीं थी। इंडिया में तो भर भर के लैंड अवेलेबल थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई ना, तब तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, लैंड बहुत बड़ी इंडिया थी, बहुत बड़ा इंडिया था। तो लोगों ने वो चीज़ों को लाके यहाँ पे उगवाया और यहाँ से ले जाके अपने देशों में बेच दिया, डबल प्रॉफिट कमाया। लेकिन हमें भी प्रॉफिट हुआ उससे। क्यों? जो चीज़ें हमें पता नहीं थी वो हमें पता चल गई। आज आप सोच के देखो, पोटैटो कितना ज़्यादा हम लोग खाते हैं, है कि नहीं? पोटैटो कितना बड़ा हिस्सा है हमारी लाइफ का, या चिल्ली या कॉर्न, टी, कॉफ़ी तो वैसे ही है ना? तो ये सारे इनोवेशंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि क्योंकि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है। फिर इसी पीरियड में आप देखते हो कि, है ना, तो इस जमाने में हमें सोशल चेंजेस भी बहुत सारे देखने को मिले, है ना? क्योंकि आपके बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे थे, तो वो लोग, कई लोग क्या हुआ, इंडिया में ही सेटल हो गए। एक तो ये चेंजेस हो गया कि नए लोग इंडिया में आ गए। अब आप सोच के देखो, इंडिया में तो कास्ट सिस्टम चलता था, तो जो लोग सेटल हुए इंडिया में आकर के, तो उनको भी कहीं ना कहीं किसी कास्ट में सेटल कर दिया गया होगा। और आपने पहले भी पढ़ा है, एंशियंट इंडिया में पढ़ा ही पढ़ा है ना, कि जो आपके कौन थे, इंडो ग्रीक्स वगैरह थे, और पार्थियन थे, सिंथियंस थे, हाँ, ये लोग के जो लेटर, इनके जो लोग थे, इनसे रिलेटेड जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं इंडिया में ही रह गए, और उनको इंडियन कल्चर के में ही ढाल दिया गया, है ना? उनको लोअर राजपूत्स में ही इंक्लूड कर लिया गया था, आपने पढ़ा था। ठीक है। तो उसी तरीके से हुआ। अब ये इस पीरियड में ना एक राजपूत बहुत फेमस हुए। क्यों? राजपूत का वर्ड कहीं ना कहीं डिराइव हुआ राजपुत्र से, सन ऑफ अ रूलर, है ना? और ये लोग किससे बिलोंग करते हैं? क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। और कोई भी, चाहे वो रूलर हो, चाहे चीफ हो, चाहे सोल्जर हो या कमांडर हो, जिसने किसी भी लड़ाई में सर्व किया हो, है ना, सब कॉन्टिनेंट में, वो सब के सब कौन थे? राजपूत कैटेगरी में आ गए थे, है ना? और इनका एक दो स्पेशलिटी बताई गई कि एक्सट्रीमली वेलर और बहुत ही लॉयल होते थे, है? राजपूत। और ये दोनों क्वालिटीज के बारे में किन्होंने बताया? उस जमाने के पोएट्स और बार्ड्स ने। पोएट्स तो आप समझ गए, और बार्ड्स कौन होते थे? उस जमाने के जो कॉन्टेम्पररी चीजें होती थी, जैसे लड़ाई हुई या कोई फेस्टिवल हुआ या कुछ हिस्टोरिकल हुआ, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कौन रखते थे? बार्ड्स रखते थे, गाने बना करके, है ना? उस जमाने की कहानियां बताते हैं, कहानी के रूप में रखते थे ये लोग। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से और भी ग्रुप्स थे राजपूत के अलावा, मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। कायस्थ ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कायस्थ लोग कौन थे? स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज हुआ करते थे। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट में थे, हमेशा राजा के आसपास रहा करते थे, उनको सलाह वलाह भी देने लग जाते थे। तो ये भी एक, इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पहचान बना ली थी कायस्थ लोगों ने। ठीक है। अब इस पीरियड में देखो, धीरे धीरे बाहर की भी जनता आने लग गई, इंडिया में रहने लग गई, तो अब पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो खाने पीने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी जगह चाहिए, है ना? तो क्या किया जाने लग गया? फॉरेस्ट क्लियर करने लग गए और भी ज्यादा, है ना? पहले बहुत फॉरेस्ट होते थे इंडिया में, तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लग गया। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। और ये थोड़ा काफी फास्ट था एज कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड को अगर हम देखें तो। ठीक। अब देखो, उस जमाने में कई कई लोग तो जंगलों में भी रहते थे, जो ट्राइबल लोग थे। अब जब जंगल कटने लगे तो उनके पास दो ऑप्शन था, या तो माइग्रेट करके अपने जिस जंगल का जो पोर्शन कटा है उससे और अंदर चले जाए, या तो फिर क्या करें, वो अपने आप को ढाल लें इन्हीं के साथ रहने के लिए। दो ही ऑप्शन था। अब कुछ लोग हो सकता है उनमें से और अंदर चले गए हो रहने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को ढाल लिया इसी इलाके, इन्हीं के साथ, है ना, नए लोगों के साथ, और नए ग्रुप के साथ ही वो रहने लग गए, और उनकी लाइफ भी चेंज हुई, है ना? अब उनको इंटरेक्ट करना पड़ता था रीजनल मार्केट के साथ, चीफ्स के साथ, प्रीस्ट के साथ, मोनेस्ट्री टेम्पल्स के साथ, है ना? वो एक लार्जर सोसाइटी के पार्ट बन गए थे। अब उन लोगों को भी क्या करना पड़ता था? टैक्स भी देना पड़ता था, लेकिन बदले में उनको क्या मिलता था? गुड्स मिलता था, सर्विसेज मिलता था, है ना? वो जाके काम भी कर सकते थे, खेती में काम कर सकते थे, या किसी और के यहाँ छोटी मोटी नौकरी कर सकते थे। उस जमाने में भी नौकर वोकर चाहिए होते थे, है ना? तो उनसे वो काम करवा लेते थे अपना। ठीक।
बट उस जमाने में भी आप देखो बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंसेस थे, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हुआ करते थे, सिग्निफिकेंट थे। सोशल तो आप जान ही रहे हो कि क्योंकि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, सोशल तो था ही था। हाँ, और जो ये ट्राइबल लोग थे इनको लोअर कास्ट में डाल दिया गया, शेड्यूल कास्ट वगैरह में डाल दिया गया। जातिज वगैरह आ गई, बहुत सारी जातिज फॉर्म होती हैं, सब कास्ट फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, सो इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे आने लगे? क्योंकि कई लोगों के पास तो काफी सारी जमीन हुआ करती थी, है? कई लोगों के पास थोड़ी कम जमीन थी, तो ये तो इकोनॉमिक का कारण बन गया, इकोनॉमिक डिफरेंस का कारण बन गया। या फिर दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल सबके पास सेम ही जमीन है, अब जमीन में सबने खेती कर डाली, लेकिन उसके साथ साथ कोई कुछ लोग क्या करने लगे, कैटल पालने लगे, दूध दूध बेचने लग गए, घी दही बेचने लग गए, तो उस हिसाब से उनके पास पैसा ज्यादा आ गया। कुछ लोगों ने क्या कर लिया, साथ ही साथ खेती के साथ साथ आर्टिजनल काम करने लग गए, मूर्ति बनाने लग गए, पेंटिंग बनाने लग गए, है ना, कपड़ा बनाने लग गए, ऐसा कुछ अलग काम सीख लिया उस जमाने के हिसाब से, सीख करके अब दोनों कंबाइंड इनकम होने लग गई उनकी, है ना, एग्रीकल्चर प्लस ये। हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर का तो ऐसा होता है कि आपने खेती कर दी तो 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ता है खेती का रिजल्ट आने में, तो तब तक वो क्या करते थे, ये सब काम करके कमाते थे, तो उनका डबल तरीके से हो गया, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस तो होगा ना, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस अपने आप आ गया, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये और ज्यादा बढ़ता चला गया। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाता हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ब्रॉन्ज की मूर्ति काफी डिमांड में हो, काफी महंगी भी बिकती हो, तो उसके पास पैसा ज्यादा आएगा, उसको बनाने में आर्ट भी स्पेशल चाहिए, है ना, मेटलर्जी का ज्ञान होना चाहिए प्रॉपरली, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, कई सालों तक वो ये चीज बेच करके उसके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, हो सकता है वो, और दूसरा किसी को हो सकता है जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो वो उसकी जमीन ले ले। तो ये सारे कारण थे जिस वजह से सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस उस जमाने में भी काफी देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर मैं आपको जैसा बता रहा था, अब जो ये नए ट्राइबल लोग वगैरह आ गए, प्लस आपके ये सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस दिखने लग गए थे लोगों में, तो उसकी वजह से कई सारी नई जाति आने लग गई सामने भर के। ठीक है, और ये जाति जो थी ना, कोई परमानेंट नहीं थी, वेरी करती थी कि हमेशा बैकग्राउंड पे वेरी करती थी, है ना। और जो जाति होती थी उसका स्टेटस भी हर जगह एक जैसा नहीं होता था, एरिया टू एरिया वेरी करता था, कहीं पे बहुत इज्जत मिलती थी उनको, कहीं पे कम मिलती थी थोड़ी। ठीक है, इसी तरीके से जाति जो थी, उनके जो मेंबर्स होते थे, उनके लिए जाति वाले अपना खुद का रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे। ठीक, उसी हिसाब से सबको रहना पड़ता था। प्लस, और ये रूल रेगुलेशन कौन बनाते थे, जाति के जो एल्डर होते थे, उनकी पंचायत होती थी, उसको जाति पंचायत बोलते थे। ठीक, ऐसे ही जाति विलेजेस में रहती थी, तो उनको विलेजेस के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। विलेजेस का हेड कौन होता था, कोई चीफ होता था, चिफ्टन होता था, कोई चिफ्टन होता था जिसके अंडर में कई सारे विलेजेस एक साथ होते थे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहीं तक रोकता हूँ इस चैप्टर को, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोर फील करोगे। ठीक, आप इसको देखो, चैप्टर को 102 बार पढ़ो, सुनो, पढ़ो, है ना, पढ़ना जरूर है, क्योंकि पढ़ने से आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी चीज़ें, तो किताब जरूर पढ़ा करो। और मिलते हैं फिर इसी चैप्टर के सेकंड वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।